हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूरपीडिया प्लेटफॉर्म। और ये जो मेरा वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अपकमिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लाइक उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या बच्चे आप किसी पीएसयू की प्रेपरेशन कर रहे हो लाइक राइट्स हो गया, डीएफसीसीएल हो गया, या आप किसी दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, लाइक आपका इंटरव्यू है एलएनटी के अंदर, राइट, या आपका इंटरव्यू है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अंदर। तो बच्चे ये जो मेरा वीडियो है ये सभी तरह के इंटरव्यूज़ जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट में पूछे जाते हैं, ये सभी के लिए वैलिड है। और मेरा आज का ये जो सब्जेक्ट है वो है आरसीसी। और आज जो मैंने क्वेश्चन चूज किए बच्चे, ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्राइवेट सेक्टर के अंदर और पीएसयूज के अंदर। तो तीन चीज़ें आज मैंने कवर करी हैं इस वीडियो के अंदर, जो आपके स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने कंसीडर किए। दूसरा, अगर आप किसी पीएसयू की तैयारी करो लाइक राइट्स हो गया, डीएफसीसीएल हो गया, राइट, या आईओसीएल हो गया, तो इसके भी मैंने क्वेश्चन टेक्निकल कवर किए हैं। और इसके साथ अगर आप एलएनटी लाइक और एलएनटी के साथ आप मान लो जैसे टीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। और स्पेशली ये जो मेरा आज का वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अपकमिंग इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, लाइक उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि जब भी आप फुटिंग का डिज़ाइन करोगे, ऑल्दो आपसे वो डिज़ाइन नहीं करवाएंगे बट दे आर आस्किंग द थिंग्स फ्रॉम यू, वेन एवर यू आर गोइंग टू डिज़ाइन अ फुटिंग, तो आप विड्थ ऑफ फुटिंग को किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करोगे कि हमारा जो फुटिंग या फाउंडेशन है इसका विड्थ हमें कितना रखना है। ये पहला क्वेश्चन, राइट। अब देखो इसमें ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन ध्यान करना जब भी हम फुटिंग डिज़ाइन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर भैया आपने बहुत सारे पॉइंट्स लेके चलना है कि मेरे पास आइसोलेटेड फुटिंग भी होती है, मेरे पास कंबाइंड फुटिंग भी होती है, मेरे पास यहाँ पे डीप फाउंडेशन भी होती है। जो आइसोलेटेड और जो कंबाइंड की मैं बात कर रहा हूँ ये शैलो फाउंडेशन के अंदर फॉल करते हैं, और डीप फाउंडेशन में पाइल और वेल फाउंडेशन हमारे पास है, राइट। तो आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो बेसिकली एक तरह से शैलो फाउंडेशन के ऊपर किया जा रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि जब भी हमारे पास एक्सेंट्रिक लोडिंग होती है फुटिंग के ऊपर, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, मैंने एक फिगर यहाँ पे फ्रेम भी किया है। अब मान लो अगर मेरा जो कॉलम है उसका जो सीजी है वो मेरी फुटिंग के सीजी के साथ कॉन्साइड कर रहा है, सपोज दिस, ये फुटिंग का सीजी और ये कॉलम का भी जो सीजी है वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एंड माइंड यू लोड इज आल्सो एक्टिंग ऑन द सीजी ऑफ द कॉलम। इस तरह के लोडिंग कंडीशन को हम बोलते हैं कंसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग, जिसमें कॉलम का जो सीजी है फुटिंग के सीजी के ऊपर लाई करता है और जो लोड है वो कॉलम के सीजी से पास कर रहा है, राइट। अगर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होगी देन वी हैव द एक्सेंट्रिक लोडिंग। और यह ऐसा भी हो सकता है बच्चे आपका जो कॉलम है लोड तो कॉलम के सीजी से लाई कर रहा है, लेकिन कॉलम का जो सीजी है वो फुटिंग के सीजी से मैच नहीं कर रहा है। तो ये जब मेरे पास यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी, जिसको मैं ई बोलता हूँ, अगर एक्सेंट्रिसिटी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है, देन व्हाट विल हैपन, एक फेज पे टेंशन डेवलप होता है और दूसरे फेज पे कंप्रेशन डेवलप होता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो टेंशन के साथ है, बिकॉज कंक्रीट इज एक्सट्रीमली वीक इन टेकिंग टेंशन। समझ रहे बात को। तो हमारे पास एक्सेंट्रिक लोडिंग के केस में एंटायर जो हमारा फुटिंग है वो कंप्रेशन में रहे, देयर इज नो टेंशन एट ऑल, हम कभी चाहते नहीं है टेंशन आए। तो ये मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी b/6 या l/6, b/6 या l/6 से कम या इसके बराबर। तो आपने कुछ ऐसे आंसर रिपोर्ट करना है। जब कंसेंट्रिकली लोडेड आपके पास यहाँ पे फुटिंग होगी, उसके नीचे बच्चे जो आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मिलता है ना, अब जितना भी लोड होगा वो आपका कॉलम से होता हुआ फुटिंग में जाएगा और फुटिंग से होता हुआ अल्टीमेटली सॉइल में चला जाएगा, सॉइल भी तो नीचे से रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म प्रेशर है, लेकिन जब लोडिंग एक्सेंट्रिक होगी तो जिस तरफ आपका बच्चे कॉलम सिचुएटेड होगा उस तरफ सॉइल से आपको ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा होगा और दूसरे एंड पे सॉइल से आपको कम रिएक्शन मिल रहा होगा, राइट। तो ये देखो इस फिगर में भी मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये चेक करो, ये सीजी हो गया फुटिंग का या फाउंडेशन का और कॉलम यहाँ पे लाई कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेंट्रिसिटी। इफ दिस एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन b/6 और l/6 देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा और IS 456 में उस केस में फुटिंग को डिजाइन जो किया गया है वो अलग वे से किया गया है, राइट। चलिए, लेकिन आपसे डिजाइन नहीं पूछ रहा है, बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर।
तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड आता है मिडल थर्ड रूल, कि हमारा जो लोड है वो मिडल थर्ड रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछना कि राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है। राफ्ट फाउंडेशन बोल दो बच्चे या मैट फाउंडेशन बोल दो, बात एक ही है। तो राफ्ट फाउंडेशन इज अ काइंड ऑफ द वेरी बिग फाउंडेशन। ये डीप फाउंडेशन के अंदर नहीं है, ये शैलो फाउंडेशन के अंदर ही फॉल करता है। तो राफ्ट के अंदर क्या होता है, देखो एक सिंगल मैट के ऊपर बहुत सारे कॉलम सिचुएटेड ऑन अ सिंगल मैट, वी हैव सो मेनी कॉलम्स। तो इसको हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, इसको हम राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। और जो राफ्ट या मैट फाउंडेशन हम तब प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ वाला एरिया है, एन एग्जाम्पल, राइट। इतना वाला जो सॉइल है मेरे पास वो काफ़ी हार्ड है, इतना वाला सॉइल मेरे पास मान लो यहाँ पे पुअर है, एन एग्जाम्पल, और इतने वाला सॉइल मेरे पास यहाँ पे मॉडरेट है, मतलब इसकी जो बीरिंग कैपेसिटी के बिहाफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जब लोड पड़ेगा जहाँ पे सॉइल आपका वीक है, पुअर है, जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो डेफिनेटली वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मॉडरेट और हार्ड स्टेट ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है बच्चे, इससे डिफरेंशियल सेटलमेंट क्रिएट होगा। डिफरेंशियल सेटलमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ये दिमाग में उठा लो, राइट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि राफ्ट क्या होता है। तो राफ्ट फाउंडेशन इज अ काइंड ऑफ वेरी बिग फुटिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन शोरिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में शोरिंग क्या होता है। तो देखो ये शोरिंग कुछ नहीं है, बेसिकली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, जो अनसेफ वाले लोकेशंस होते हैं उनको सेफ हम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये ट्रेंच टाइप में मान लो यहाँ पे आपको वर्क करना है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये वाला जो आपका मटेरियल है, सेन एग्जांपल अगर ये सॉइल भी होगी, सेन एग्जांपल, तो यहाँ से इस ट्रेंच में गिर सकती है मिट्टी, राइट। तो ये हम सेफ गार्ड करने के लिए जो भी यहाँ पे आपका लेबर पर्सन है या जो भी यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है, उनको सेफ गार्ड करने के लिए हमने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, शोरिंग। तो प्रैक्टिकली ये जो चीज़ यहाँ पे लगा है ना, ये ऑल्दो आपको कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये टर्न बक्कल होते हैं, बट वी हैव टर्न बकल। तो जो बच्चे वर्किंग में हैं, जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली उनसे वो टेक्निकल टर्म्स का नाम भी पूछते हैं, तो इसको हम टर्न बकल बोलते हैं। ये लगा देंगे बच्चे, इसको यहाँ से घुमाया जाता है, जिससे क्या होगा ये और यहाँ पे ओपन होता जाएगा, राइट, क्लियर। तो शोरिंग क्या होता है, शोरिंग एक तरह से टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए जो आपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज किया ना, उसको बोला जा रहा है शोरिंग, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब उसने एग्जामिनर दैट इज जो इंटरव्यूअर है, अब उसने आपसे पूछ लिया तो बताओ स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज स्कैप फोल्डिंग। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम यहाँ पे हाइट पे वर्क कर रहे होते हैं, जो मेसन होता है, जो मिस्त्री होता है, ठीक है, जो घर बनाने के लिए आता है बेसिकली, तो वो कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट लगाता है और फिर प्लास्टरिंग वगैरह कर रहा है या ब्रिक मेसनरी वर्क का काम कर रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो बच्चे ये जो आपको यहाँ पे चीज़ दिख रहे हैं ना, ये सारा का सारा स्कैप फोल्डिंग है, ओवरऑल जो अरेंजमेंट है। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है, ये भी आपके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारा जो पर्पस है फुलफिल हो जाएगा, हम ये क्या करते हैं, अपनी स्कैप फोल्डिंग को रिमूव कर लेते हैं, राइट। तो स्कैप फोल्ड्स आर द टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर्स, टेम्परेरी होते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर्स है ये, हैविंग रिजिड प्लेटफॉर्म रेज्ड अप अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉर प्रोवाइडिंग द वर्किंग स्पेस फॉर द मेसन। वर्किंग स्पेस देने के लिए मेसन के लिए, लेबर के लिए, अप टू अ रिक्वायर्ड हाइट। तो हमने क्या किया, एक तरह से ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैप फोल्डिंग। स्थानीय भाषा में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है, पैड भी हम इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स में फ्रेम कर रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेट ऑफ प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये बताओ। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं और कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछते हैं, मैं आपको बता दूं कि बताओ कंक्रीट का यूनिट वेट कितना है, जो ऑलरेडी पूछा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के अंदर कि कंक्रीट का यूनिट वेट कितना है। तो आपने डायरेक्टली बोल दिया कंक्रीट का यूनिट वेट है सर 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, राइट। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि बताओ ये केजी में कितना होगा, फिर केजी पर क्यूबिक मीटर की टर्म में। अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ध्यान रखना, जनरली 1 केजी में हम 10 न्यूटन लेके चलते हैं, ऑल्दो 9.81 वैल्यू होती है, वी आर टेकिंग 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। तो जब आपने न्यूटन को केजी के टर्म में लिखना होगा तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1/10 kg, मतलब 1 न्यूटन 100 ग्राम के बराबर हो गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, समझे बात को। तो ये बच्चे हमारे पास निकल गया था 2400 किलोग्राम
पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये जो किलो लगा ना यहाँ पे, जो के लगा है, इसका 10 रेज पावर 3 होता है वैल्यू, राइट। और यू नो वेरी वेल कि 1000 किलोग्राम एक टन होता है, तो इसको आप 2.4 टन पर क्यूबिक मीटर से भी फ्रेम कर सकते हो, राइट। अब आपसे उन्होंने साथ में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कंक्रीट के साथ अगर आप स्टील को डालते हो तो फिर दोनों का मिक्स फ्रेम के अंदर कितना यूनिट वेट होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो उस केस में बच्चे आपसे वो आरसीसी का पूछ रहे हैं, आरसीसी का यूनिट वेट। आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर, यही होता है। आर यू गेटिंग? आपसे वो स्टील की डेंसिटी भी पूछते हैं, बताओ स्टील की डेंसिटी कितनी है? 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। कंक्रीट की डेंसिटी आपसे पूछेंगे, राइट। तो कंक्रीट का डेंसिटी कितना हो गया? 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। स्टील का डेंसिटी कितना होता है? 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब वो बोलेंगे कि दोनों को इकट्ठा कर दो, कंक्रीट और स्टील को, बताओ इनकी डेंसिटी कितनी है, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इनकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब तुम बहुत ज़्यादा ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालोगे, जबकि इतना प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। चलिए अब देखो आगे। अब देखो कंक्रीट तो सभी को पता ही होता है कंक्रीट क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी कंक्रीट की डेफिनेशन आपको यहाँ पे फ्रेम करना चाहूँगा कि हाउ विल यू डिफाइन द कंक्रीट। तो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट जो बाइंडिंग मटेरियल है, फाइन एग्रीगेट जो सैंड होता है जो फिलर मटेरियल है, कोर्स एग्रीगेट ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला इंग्रेडिएंट है, प्लस वाटर। वाटर जो ऐड किया जाता है कंक्रीट के अंदर, दो रिक्वायरमेंट्स है। पहला है हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस रखने के लिए पानी डाला जाएगा, दूसरा वर्केबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर ऐड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो कंक्रीट के अंदर, वो कहलाता है एडमिक्सचर, इफ रिक्वायर्ड, तभी इसको ऐड किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने डेप्थ में पूछा है, व्हाई इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर्ड ग्रेटर इन कॉलम कंक्रीट देन इन बीम और स्लैब कंक्रीट। मतलब जब हम डिजाइनिंग करते हैं कॉलम की और जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं बीम और स्लैब की, ध्यान सुनना जरा, और तो क्वेश्चन सिंपल है ये, समझ रहे हो बात को। जब हम कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कंसीडर किया गया कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी लिखने के लिए, और जब हम बीम या स्लैब की डिजाइनिंग कर रहे हैं और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे फ्रेम किया गया लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम और स्लैब को लिखने के लिए, तो कॉलम के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई क्यों है? आर यू गेटिंग? तो बच्चे इसका जो रीजन है ना, जनरली देखो आपने थोड़ा चीजें यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के भी आपने चीजें अंडरस्टैंड करनी है। और बच्चे ये मान लो, देखो ये मेरे पास स्लैब है ब्लैक वाली, दिस इज स्लैब, और रेड वाला ये मान लो ये बीम है। तो जब स्लैब चारों साइड से सपोर्टेड होता है तो बच्चे हम यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो चेक करते हैं। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? बेसिकली लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो, और ये लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब टू शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब। अगर ये रेशियो 2 के बराबर और 2 से छोटा है देन वी हैव द 2 वे स्लैब, अदरवाइज वी हैव द 1 वे स्लैब। तो ये कॉलम हो गया, ये मान लो ऐसे कॉलम है, ये स्लैब हो गया, ये बीम हो गया और ये कॉलम हो गया। अब बच्चे जितना भी लोड आता है वो स्लैब से लोड किस में ट्रांसफर होगा? बीम पे, है कि नहीं? स्लैब से लोड किस में ट्रांसफर होगा? बीम पे। और बीम से लोड किस में जाएगा? कॉलम पे। और कॉलम से लोड किस में जाएगा? फुटिंग या फाउंडेशन में। और अल्टीमेटली फुटिंग और फाउंडेशन से लोड किस में चला जाएगा? सॉइल के अंदर, राइट। तो बच्चे अभी के लिए अगर मेरा बीम फेल करता है एज एन एग्जांपल, तो वो एक लोकलाइज्ड फेलियर होगा। जहां से बीम फेल करेगा ना, तो इसके ऊपर क्या है, ये स्लैब वाला जो पोर्शन है ये फेल होगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग? या स्लैब फेल होगा तो वो एक लोकलाइज्ड फेलियर है। लेकिन अगर मान लो कॉलम फेल हो गया तो इस कॉलम के ऊपर ये बीम और स्लैब सपोर्टेड है, ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, तो एक जनरलाइज्ड फेलियर हुआ वो। आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब कॉलम के फेल होने से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, जबकि यहाँ पे बीम और जो स्लैब है जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, ऑल्दो कॉलम इज आल्सो स्ट्रक्चरल मेंबर और एलिमेंट, लेकिन कॉलम के फेल होने से जो डिवॉस्टेशन है वो ज़्यादा हो रही है, कैजुअलिटी ज़्यादा है, लॉसेज ज़्यादा है। तो दैट्स वाई हमने कॉलम के डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई रखा है एज कम्पेयर टू व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी हैव इन केस ऑफ द बीम और स्लैब डिजाइन। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं तो वो यूरोपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो अनलिमिटेड सेशंस हम बच्चों को देते हैं स्नैप्स के थ्रू, हम बच्चे इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों के लिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है और आप उसका आंसर ना कर पाओ। ये अलग बात है बच्चे कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर अपना ब्रेन नहीं चला पाए या अपना प्रेजेंस ऑफ ब्रेन आप शो नहीं कर पाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, फाइन। चलिए अब देखो, मैं ये भी बोलता हूँ आपको कि अभी तक हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंटर कर चुके हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हमें भी सुन के ये अच्छा लगता है कि सर जो जो चीज़ें आपने बताई थी मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से पूछी गई थी और मैंने आंसर भी किए। आप यूरोपीडिया की वेबसाइट पे भी जा सकते हो,
स्क्रॉल कर सकते हो, डाटा चेक कर सकते हो कितने बच्चे हमारे सिलेक्टेड है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। वाई अर्थक्वेक एंड विंड फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली। अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर है, आज की डेट में ऐसा हुआ कि भूकंप आया, अर्थक्वेक, और उसी वक्त यहाँ पे विंड लोड भी आ गया। अगर मान लो हमारे पास कोई स्काई स्क्रैपर है, मतलब बहुत ऊंची इमारत है, गगनचुंबी इमारत जिसको हम बोलते हैं, तो मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी कि आज के दिन अर्थक्वेक आया अभी, और सेम टाइम पे यहाँ पे विंड लोड भी लग रहा है, तो बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से स्ट्रक्चर के ऊपर ये दोनों लोड एक साथ लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 लेस। आर यू गेटिंग? और इतना रिटर्न पीरियड इसका कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगा फिर से ये चीज़ होने के लिए, जितना स्ट्रक्चर की लाइफ भी नहीं होती है। तो हम अपने डिज़ाइनिंग के अंदर इन दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, चाहे वो अर्थक्वेक है चाहे वो विंड लोड है, हम उसे कंसीडर करते हैं डिज़ाइनिंग में, राइट। अब बच्चे जनरली क्या होता है ना, जो मेरा अर्थक्वेक का कोड है IS 1893, ये अर्थक्वेक का कोड है, और जो विंड का कोड है बच्चे, विंड कोड हमारा IS 875 पार्ट 3 है। विंड कोड के अकॉर्डिंग एंटायर कंट्री दैट इज इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 6 जोन्स, 6 जोन में डिवाइड किया गया है। तो किस जोन में आपका स्ट्रक्चर है, तो वहां बच्चे उस जोन के करस्पॉन्डिंग में बेसिक विंड स्पीड हमें गिवन है कोड के अंदर। अब उस बेसिक विंड स्पीड के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे विंड प्रेशर निकालते हैं, और प्रेशर इंटू एरिया करके हम फोर्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, राइट। जब हम डिजाइनिंग करते हैं, अगर कोई बच्चा डिजाइन के लिए जा रहा है, डिजाइनर पोस्ट के लिए जा रहा है PSU के अंदर, तो उसके लिए वो चीजें भी मैटर करेंगी। फाइन। अच्छा, अर्थक्वेक कोड की अगर हम बात करें तो IS 1893, तो बच्चे पहले हमारे पास ना 5 जोन थे यहाँ पे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, राइट। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास 5 जोन थे, लेकिन अब यहाँ पे जोन 1 और जोन 2 को मर्ज कर दिया गया, तो रोमन में 5 एज इट इज है, और टोटल जो जोन है बच्चे वो 4 ही है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड का जोशीमठ, जोन 5 के अंदर है, तो पूछेंगे वहाँ पे कि जोशीमठ में ऐसा क्या हो रहा है जिसे वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। सॉइल में आपको बहुत लार्ज और वाइडर क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे बात को, मतलब किस तरह की स्टडी कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन, चलिए, तो इसका मैंने आपको रीजन दे दिया। नेक्स्ट, विच क्राइटेरिया फॉर्म द बेसिस ऑफ डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चरल मेंबर। कौन सा जो क्राइटेरिया है वो बेस होता है जब भी आप एक स्ट्रक्चरल मेंबर की डिजाइनिंग करते हो। तो बच्चे हम चाहते हैं कि मेरा जो भी मेंबर है, चाहे वो बच्चे बीम है, चाहे वो स्लैब है, स्लैब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल मेंबर है, चाहे वो कॉलम है, चाहे वो फुटिंग है, राइट। किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम चाहते हैं उसकी सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी ऑलवेज मेंटेन रहे, राइट। बच्चे लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन के अंदर 2 स्टेट्स हमारे पास होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है, देखो, द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर और द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड टू इंश्योर एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। डिग्री ऑफ सेफ्टी मतलब वो स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सडनली फेल नहीं होना चाहिए। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप होंगे, समय रहते आप अपने स्ट्रक्चर की रिपेयर वगैरह करवा सकते हो। अगर स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, इट विल गिव इनफ और एम्पल वार्निंग बिफोर द फेलियर, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। डक्टिलिटी से आप क्या समझते हो, what is ductility and why is it important? How will you define the ductility and why is it important? So ductility is nothing but the ability of material to undergo the deformations without failure. कोई भी बच्चे मटेरियल है वो कितना यहाँ पे डिफॉर्मेशन अलाउ कर रहा है विदाउट फेलियर। और गौर करना, हम जो बच्चे बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे स्टील और रबर, विच वन इज मोर डक्टाइल? आर यू गेटिंग? तो जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होंगी। फाइन। अब देखो, इफ डक्टाइल मटेरियल्स आर यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, अगर आप डक्टाइल मटेरियल यूज करते हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, द स्ट्रक्चर कैन गो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर द फेलियर। तो स्ट्रक्चर फेल होने से पहले बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन शो करेगा, ओके। एंड दिस इज द बेनिफिशियल टू द यूजर्स ऑफ द स्ट्रक्चर एज इन केस ऑफ द ओवरलोडिंग। और ये चीज बेनिफिशियल होगी भाई उन लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में जो लोड है बच्चे वो बहुत ज्यादा लग चुका है। आर यू गेटिंग? बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होंगी। इफ द स्ट्रक्चर इज टू कोलैप्स, it will undergo the large deformation before failure. This gives a notice to the occupants and provides a sufficient time for taking the preventive measures. Are you getting? मतलब एक तरह से ना ओवरऑल चीजों को अगर आप सोचोगे ना, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जो मैंने यहाँ पे आंसर फ्रेम किया है, राइट। तो ये चीजें आप अगर सोचोगे ध्यान से तो आप अपने आप आंसर कर सकते हो, यू कैन आंसर बाय योर ओन। सो दैट्स व्हाई आई केम द आंसर पार्ट आल्सो। फाइन। और जहां भी मुझे लगा मैं पिक्चर के साथ भी आया हूं। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि
वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, सेम व्हाट इज द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। ये WSM और LSM क्या है? तो अगर मैं बात करूँ जस्ट लाइक इन दिस राइट्स इंटरव्यू, अगर आप डिजाइनर की पोस्ट के लिए जा रहे हो सो दे आर आस्किंग द थिंग्स, और बेसिक भी आपसे पूछते हैं कि बताओ WSM से आप क्या समझते हो, LSM से आप क्या समझते हो। तो WSM का मतलब क्या होता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो बताना थोड़ी उनको कि WSM की फुल फॉर्म सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड होती है, नहीं, दे आर आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द WSM। तो मुझे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें हमारा जो लोड होता है वो हमेशा हमें पता होता है। वी ऑलवेज नो द वैल्यू ऑफ लोड दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर। लेकिन LSM में हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, द लोड ऑन स्ट्रक्चर में एक्सीड दैट वैल्यू। तो यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। आर यू गेटिंग? तो यही चीजें बच्चे यहाँ पे फ्रेम्ड है। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर एलिमेंट आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द स्ट्रेसेस इन द मटेरियल, मटेरियल में जो स्ट्रेसेस हैं, जो लोडिंग के कारण मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस आएंगे बच्चे। और अगर मैं RCC मेंबर की बात करूं, दो ही मेरे पास मटेरियल है, तीसरा कोई मटेरियल नहीं है। पहला है कंक्रीट, दूसरा मेरे पास स्टील, जिसको हम एज अ रिइंफोर्समेंट के तौर पे यूज करते हैं। सो स्ट्रेसेस इन द मटेरियल आर नॉट ग्रेटर देन द परमिसिव स्ट्रेसेस। जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं मटेरियल में, स्ट्रेसेस उससे ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? और हम क्या मानते हैं बच्चे? हम ये मान के चलते हैं कि मेरा जो मटेरियल है कंक्रीट और स्टील दैट आर द इलास्टिक इन नेचर, जबकि कंक्रीट आपका इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ये हमारी एजम्पशंस होती हैं। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो हम जो 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FC के जो हम यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे, हम उसको भी फ्रेम नहीं कर पाएंगे फिर। आर यू गेटिंग? ठीक है। नाउ हाउ विल यू डिफाइन द LSM, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो आप बोलो इन LSM द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर डिजाइन टू कैरी द लोड्स विद सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। तो LSM के अंदर बच्चे दो स्टेट्स फ्रेम की गई है, एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। आर यू गेटिंग? लिमिट स्टेट इज द अल्टीमेट स्टेज एट विच स्ट्रक्चर इज अनफिट फॉर यूज। अगर आपसे कभी पूछा जा रहा है कि बताओ लिमिट स्टेट का मतलब क्या है, अब तुम कंफ्यूज हो गए कि लिमिट स्टेट का क्या मतलब होगा। हम तो लिमिट स्टेट ही पढ़ा है, या तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पूछते या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पूछते तब तो हम आंसर भी करते। अब तुम फंस गए क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चा लिमिट स्टेट का मतलब होता है इट इज द अल्टीमेट स्टेज एट विच स्ट्रक्चर इज अनफिट फॉर यूज। अनफिट फॉर यूज कैन मीन टू थिंग्स, इधर स्ट्रक्चर हैज सम सर्विसिबिलिटी इश्यूज और इधर स्ट्रक्चर इज कोलैप्स। जब स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आप एंटर करोगे, स्ट्रक्चर है सम सर्विसिबिलिटी इश्यूज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर, लाइक डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, फायर रेजिस्टेंस, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं, राइट। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, व्हाई इज द कंक्रीट कवर प्रोवाइडेड टू द रिइंफोर्समेंट, या व्हाई इज द कंक्रीट कवर टू रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चे ये अगर मेरा स्टील है ना, यहाँ पे देखो अगर आपको ये दिख रहा है ये मेरी स्टील बार है, दीज आर द रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा रिंग भी डाला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट। फाइन, कुछ इस तरह से। अगर ये मेरा मान लो स्टिरअप्स है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, शेयर इन्फोर्समेंट, राइट। लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो हम यहाँ पे कवर दे रहे हैं ये क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई दिस कवर इज रिक्वायर्ड। तो बच्चे अगर कभी मान लो सडन लोडिंग पड़ती है, अचानक से कोई अचानक से लोड पड़ता है, और ये अगर आपका कवर, ये देखो यहाँ पे ये आपका कवर जो है ये इस स्टिरअप के फेस से लेके कंक्रीट का जो आउटर फेस है ये बीम है तो यहाँ तक है बच्चे। अगर कभी सडन लोडिंग पड़ता है, मान लो कोई इंपैक्ट लोड पड़ता है और यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन है टूट जाता है, अगर ये कवर आपने प्रॉपर नहीं दिया होगा देन योर स्टील विल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। और जब आपका स्टील एक्सपोज होगा एटमॉस्फेयर को डेफिनेटली उसमें कोरोजन का इशू आएगा, और कोरोजन होने से क्या होगा बच्चे, स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी। आर यू गेटिंग और नॉट। तो बच्चे यही फॉर्मेशन यहाँ पे फ्रेम किया गया है टू प्रोटेक्ट द रिइंफोर्समेंट फ्रॉम द वेदर एंड फायर सो दैट इट डज नॉट करोड और मेल्ट। आर यू गेटिंग। तो फायर रेजिस्टेंस के बिहाफ के ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पे कवर है। तो जनरली आधा घंटे दैट इज 30 मिनट से लेके 4 घंटे की कंटिन्यूस फायर हमारा स्ट्रक्चर बिहेव कर सके, उसके बिहाफ के ऊपर भी कवर यहाँ पे डिसाइड किया गया है। मान लो जैसे कोई रेस्टोरेंट है, आर यू गेटिंग, तो उसके अंदर आपके पेंट्री वाला सेक्शन है जहाँ पे खाना बन रहा है और कहीं पे मान लो कभी आगजनी होगी, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो बच्चे हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना होता है। तो ये जो कवर दिया जाता है ये फायर रेजिस्टेंस के बिहाफ के ऊपर भी है, और टू इंश्योर द ग्रिप ऑफ कंक्रीट ओवर द रिइंफोर्समेंट सो दैट दे एक्ट एज वन एंड रजिस्ट द लोड। और ये कवर बच्चे ये क्या करेगा, अगर प्रॉपर कवर होगा तो स्टील और कंक्रीट के बीच में आपका जो बॉन्ड होगा वो भी अच्छा होगा। आर यू गेटिंग और नॉट, मतलब वो स्लिप नहीं करेंगे, आप ये भी बोल सकते हो, फाइन। लेकिन जो इसका मेन पर्पस है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया, वर्केबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और फायर रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट बताओ यहाँ पे जो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स फ्रेम किया जाता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग आप इतनी रखोगे एस मैक्स, इससे ज़्यादा स्पेसिंग होना चाहिए बार्स के अंदर, और मिनिमम स्पेसिंग इससे कम स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी तो मिनिमम स्पेसिंग रखनी ही है। इफ नथिंग इज गिवन टू यू, और आपसे सीधा पूछ रहा है कि बताओ किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर मैक्सिमम स्पेसिंग आप कितनी दे सकते हो, आंखें बंद करके बोल दो सर 300 mm। 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग कभी भी नहीं होगा बच्चे, उससे कम ही स्पेसिंग होगी, उससे ज़्यादा कभी स्पेसिंग नहीं होगी। मैक्सिमम स्पेसिंग को लिमिट करने का कोड क्या बोलता है, क्राइटेरिया जो क्लॉज दिया हुआ है कि अगर आप स्पेसिंग मान लो आपने बच्चे ये मेन स्टील दिया और यहाँ पे कोई क्रैक्स वगैरह आ रहा है, तो बच्चे हमारा ये जो स्टील होता है ना वो क्रैक्स को भी प्रिवेंट करता है। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा स्टील है, अगर मैं यहाँ पे शियर रिइंफोर्समेंट की बात करूँ बीम्स के अंदर स्टिरअप्स, अगर उनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पे क्रैक आ रहा होगा वहाँ पे कोई स्टिरअप होगा ही नहीं, तो हमारा पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि शियर रिइंफोर्समेंट क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। आर यू गेटिंग? तो कोड बोलता है कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग है उसको लिमिट किया गया है कि आपका जो क्रैक है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड ना करे, राइट? ये देखो, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार इज स्पेसिफाइड टू लिमिट द विड्थ ऑफ क्रैक इन कंक्रीट। और बच्चे ये जो कंक्रीट के अंदर क्रैक आते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कि हल्का सा क्रैक आया आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब हो गया, आप उसको डिसमेंटल कर दो। दो वर्ड आते हैं, एक होता है डिसमेंटलिंग, एक तो डेमोलिशन। डेमोलिशन में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन डिसमेंटलिंग में क्या होगा कि जो चीज़ें फिर से यूज़ करने वाली होंगी, जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको हम निकाल लेंगे और बाकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या करते हैं फिर तबाह कर देंगे, राइट? उसको जो भी मटेरियल होगा यूज़ करने वाला बच्चे उसको बाहर निकाल लेंगे, तो डिसमेंटलिंग में यही होता है, राइट? अच्छा देखो, लेकिन जब हम मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बार्स की बात करते हैं ना, तो मिनिमम स्पेसिंग आप मान लो तुमने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया है और इसके बीच में स्पेसिंग बहुत ही कम है, जिससे काइंड ऑफ द हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो बच्चे जब आप कंक्रीट बनाते हो उसमें एग्रीगेट का कोई ना कोई तो साइज होगा, तो हो सकता है कि आपका एग्रीगेट यहाँ से पास ही ना हो पाए, स्ट्रक हो जाएगा, जिससे क्या होगा यूनिफॉर्मिटी इन द मिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंक्रीट आपका ऊपर, सॉरी यहाँ पे एग्रीगेट ऊपर स्ट्रक हो जाएगा और नीचे आपका सीमेंट और सैंड का स्लरी नीचे आ जाएगा। एक तरह से होमोजीनियस आपको मिक्स नहीं मिलेगा, नॉन होमोजेनिटी विल बी देयर। तो इसलिए कोड बोलता है कि आपने मिनिमम स्पेसिंग को भी यहाँ पे फ्रेम करना है, और आप यहाँ पे जब वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेटर यूज करते हो, इंटरनल नीडल वाइब्रेटर आईएस कोड स्पेसिफाई करता है, तो वो वाइब्रेटर भी आप प्रॉपरली इंसर्ट कर पाओ, राइट? इसलिए मिनिमम स्पेसिंग का क्लॉज रखा हुआ है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम। ओके, तो एसआरबी और डीआरबी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में बच्चे हम जो मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं वो टेंशन साइड में होता है, और डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं वो टेंशन जोन में तो होता ही है, हम कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? मतलब जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो सबसे पहले तो आप उसको बिल्कुल बेसिक वे से उसका आंसर करने की कोशिश करो, राइट? बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट? आफ्टर दैट फिर इंटरव्यूअर अगर उसमें कुछ और जानना चाहता है कि डबल इन्फोर्स और सिंगल इन्फोर्स सेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, तब आप उसको आंसर फ्रेम कर सकते हो। और डबल इन्फोर्स सेक्शन का ऑफकोर्स जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू सिंगल इन्फोर्स सेक्शन। फाइन, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे चीज़ फ्रेम किया गया बच्चे। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो क्या है, विच आर द, ये वट है ना, वट आर द, दिस इज बेसिकली वट, सो वट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ बीम सेक्शन टू बिहेव एज अ फ्लेंज्ड। कौन सी ऐसी कंडीशन है जब एक बीम सेक्शन फ्लेंज्ड सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। फ्लेंज सेक्शन का मतलब होता है बच्चे, या तो आपके पास ये एल बीम बनेगा या तो आपके पास ये टी बीम बनेगा, राइट? दैट वी हैव द फ्लेंज सेक्शन। तो बच्चे जब भी हम स्लैब और बीम दोनों को एक साथ कास्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, तो मुझे जो बच्चे यहाँ पे ओवरऑल सेक्शन मिलता है ना, वो मिलता है फ्लेंज सेक्शन। मतलब जो एंड वाले बीम्स होंगे, सेम एग्जांपल जैसे मान लो हमने क्या किया यहाँ पे, स्लैब और बीम को एक साथ ही कास्ट किया है, राइट? थोड़ा समझ के चलना, ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन है, राइट? तो बच्चे अगर मेरा स्लैब और बीम एक साथ ही कास्ट हुआ है, तो इस केस में बच्चे ये जो एंड वाला आपका सेक्शन है, ये जो एंड वाला जो बीम है, इसमें स्लैब का पोर्शन भी है, ये एल बीम बनता है, राइट? और ये जो बच्चे आपका बीच वाला है, ये मेरा टी बीम बन जाएगा, अगेन यहाँ पे एंड वाला मेरा एल बीम बनेगा, जिनको हम फ्लेंज सेक्शन बोलते हैं। और स्लैब का वो पोर्शन जो कंप्रेशन में होता है, वही हम ऐड करते हैं फ्लेंज सेक्शन की इफेक्टिव विड्थ में। हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव विड्थ, ऑल द फॉर्मूलेज आर गिवन इन द आईएस कोड, कि आप एक कॉन्टिन्यूस टी बीम की बात कर रहे हो, या आप एक आइसोलेटेड टी बीम की बात कर रहे हो, या आप कॉन्टिन्यूस एल बीम या आइसोलेटेड एल बीम की बात कर रहे हो, राइट? तो वही चीज़ें यहाँ पे फ्रेम करी गई हैं बच्चे, राइट? Why is the over reinforced design is not preferred? क्यों आप over reinforced
डिज़ाइन को प्रीफर नहीं करते, तो सिंपल आंसर इज दैट कि बच्चे आप बोल सकते हो कि सर इन ओवर इन्फो सेक्शन वट एवर इज मोर स्टील इज मोर, ओके, एंड वट एवर इज लेस एंड स्टील इज लेस। तो अगर बच्चे स्टील ज़्यादा होगा, व्हाट इज द स्टील रिक्वायरमेंट फॉर अ बैलेंस सेक्शन, तो बच्चे कंक्रीट पहले अपने अल्टीमेट स्ट्रेस को अचीव कर जाएगा एज कंपेयर टू स्टील इज अचीविंग इट्स यील्ड स्ट्रेस। तो जब तक स्टील यील्ड नहीं करेगा बच्चे, जब तक उसमें यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होगी, प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स नहीं आएंगे, क्रैक्स नहीं होंगे, तो भाई आप समय रहते अपने स्ट्रक्चर की रिपेयर वगैरह नहीं करवा सकते हो। क्योंकि बच्चे अगर मैं बात करूँ ओवर इन्फो सेक्शन में, जब कंक्रीट पहले फेल होगा, जो ब्रिटल मटेरियल है, तो उसका फेलियर जो होता है बच्चे वो सडन फेलियर होता है, जो हम कभी चाहते नहीं है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो विदाउट गिविंग एम्पल और इनफ वार्निंग वो एकदम से फेल हो जाए, राइट। और एक तरह से बच्चे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ सेक्शन में, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील फॉर अ सेक्शन टू बी अ बैलेंस सेक्शन, तो स्टील आपके पास एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, महंगा है, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टील तो यील्ड हुआ ही नहीं, कंक्रीट पहले फेल हो गया, राइट। तो अनइकोनॉमिकल की तरफ भी हमारा जो सेक्शन है वो बढ़ेगा, जो हम कभी चाहते नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे फ्रेम किया गया है, दैट्स वाई ओवर इन्फो सेक्शंस बिग नो फ्रॉम द आईएस कोड आर नॉट प्रीफर्ड, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉमिनल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ बीम। नॉमिनल मतलब ये हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। अगर मेरे पास एक कंक्रीट का बीम है बच्चे, अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे मान लो रोलर, और यहाँ पे कोई लोड लगता है, पॉइंट लोड लगा दो, और दो थर्ड पॉइंट लोडिंग हमारे पास है कोड में स्पेसिफाइड। तो ये जो मेरा कंक्रीट का बीम है, ये कितने बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को अलाउ करता है, राइट, और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस को अलाउ करता है, ये हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, राइट। ऑल्दो हम यहाँ पे बेंडिंग फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन कोड ने अपना एक फार्मूला देकर रखा डायरेक्टली 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FCK, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मॉडुलर रेशियो डिफाइंड। तो बच्चे अगर आप डिज़ाइनर हो और एक्सपीरियंस बेस्ड पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे बच्चे आपका ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, इसका इंटरव्यू है, चाहे ये MPPSC का इंटरव्यू है, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो, राइट, चाहे वो राइट्स है, DFCCL है, LNT है, राइट, या आपके पास कोई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपका इंटरव्यू है, तो मॉडुलर रेशियो को बच्चे हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। और मॉडुलर रेशियो वर्ड सिर्फ और सिर्फ WSM में फ्रेम होता है, LSM में मॉडुलर रेशियो नाम की चीज़ें नहीं है। और क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है मॉडुलर रेशियो का, कि ये रेशियो है यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ कंक्रीट का। अब बच्चे अगर मैं एक चीज़ पूछूं आपसे कि किसका वैल्यू बड़ा होगा, यंग्स मॉडुलस वैल्यू स्टील का ज़्यादा है कंक्रीट का ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स स्टील का ज़्यादा है। तो हमेशा ये जो मॉडुलर रेशियो होता है ना, ये रेशियो होगा ई वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग मटेरियल टू ई वैल्यू ऑफ द वीक मटेरियल, ये ध्यान रखना। और मॉडुलर रेशियो का हम यूज़ करते हैं बच्चे, ये इसका बहुत बड़ा मैजिक है मॉडुलर रेशियो का, कि अगर आपने अपने सेक्शन को, जैसे हमारा कंक्रीट के अंदर स्टील भी प्रेजेंट है बच्चे, तो मैं उस पूरे के पूरे सेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ कंक्रीट के अंदर ही, या पूरे के पूरे सेक्शन को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ स्टील के अंदर ही विद द हेल्प ऑफ मॉडुलर रेशियो, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए, और कोड में देखो उसका फॉर्मूला गिवन है मॉडुलर रेशियो निकालने का 280/3 सिग्मा CBC, हियर इट इज मेंशन। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला गिवन है IS 456 में 280/3 सिग्मा CBC, वेयर सिग्मा CBC इज द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट, राइट। और सिग्मा CBC आप कैसे निकालते हो बच्चे, तो सिग्मा CBC निकलता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी गिवन होगा अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेंडिंग कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, डायरेक्ट कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है WSM के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफॉर्म सेक्शन बच्चे ऐसा सेक्शन जिसमें आप स्टील को रिप्लेस कर दे रहे हो कंक्रीट से, मतलब आप पूरा एक ही मटेरियल कंसीडर करोगे। जैसे एन एग्जांपल, ये मेरे पास कोई बीम है, अंडरस्टैंड करो, और यहाँ पे नीचे क्या है, स्टील प्रेजेंट है, और ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है बच्चे, और ऊपर क्या है, ये सारा कंक्रीट है, इधर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, स्टील को मैं हटा के यहाँ पे कंक्रीट ही कंसीडर कर लूँगा, जिससे मेरा ये जो सेक्शन होगा वो एक ही मटेरियल के अंदर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाउ विल यू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे आप डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रेंथ की वो वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, स्ट्रेंथ की वो वैल्यू जिसके नीचे रिजल्ट आने के कितने % चांसेस, 5%, मैक्सिमम 5%, और जिसके ऊपर रिजल्ट आने के कितने % चांसेस, मिनिमम 95%। उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ जा सकती है क्यूब्स की, 95% क्यूब की स्ट्रेंथ उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 5% क्यूब से ज़्यादा क्यूब की स्ट्रेंथ उस वैल्यू से कम नहीं हो सकती है, राइट। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, FCK से। जैसे 100 क्यूब बना है, 100 क्यूब का 5% 5 क्यूब, अगर किन्हीं 5 क्यूब की स्ट्रेंथ, जैसे बच्चे मान लो 100 क्यूब बनाए हमने, राइट, वी कास्टेड द 100 क्यूब्स, रियलिटी में
जहाँ पे हमारे पास बैचिंग प्लांट होता है वहाँ पे ना बहुत सारे क्यूब्स बनाए जाते हैं, साइड पे इतने क्यूब नहीं बनते, वो तो डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ रहा है, राइट। तो रियलिटी में लैब में बहुत सारे क्यूब बनाए जाते हैं। 100 क्यूब का 5% कितना हो गया, 5 क्यूब। अगर किन्हीं 5 क्यूब्स, मैक्सिमम 5 क्यूब, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर किन्हीं 5 क्यूब की स्ट्रेंथ मान लो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम, और रिमेनिंग 95 क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा या इसके बराबर, इट मीन्स हमने जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाया वो M25 ग्रेड का बनाया। समझे बात को। लेकिन अगर 6 क्यूब की स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम हो जाएगी तो फिर आपके पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो M25 नहीं होगा, M20 पे जाएगा। हमेशा ग्रेड ऑफ कंक्रीट 5 के मल्टीपल में होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये भी बच्चे इंटरव्यू में पूछा हुआ है कि हाउ विल यू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक लोड की वो वैल्यू 95% प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रक्चर के ऊपर लोड उस लोड से ज़्यादा नहीं होगा। Are you getting? Characteristic load, the value of load which has 95% probability of not being exceeded during the life of structure। जितना भी स्ट्रक्चर का लाइफ है बच्चे, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक लोड यहाँ पे फ्रेम किया है तो 95% ये चांसेस हैं कि स्ट्रक्चर का लाइफ अगर 100 ईयर्स है तो 100 ईयर्स में 95% चांसेस लोड उस वैल्यू से कम रहेगा, 5% चांसेस लोड में एक्सीड दैट वैल्यू, राइट। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल F। व्हाट इज द पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जब मेरे पास ये फुटिंग है, थोड़ा आप समझो बच्चे, ये फुटिंग है, मान लो कंक्रीट की फुटिंग, और ये सपोर्ट कर रही है कंक्रीट के कॉलम को। दिस कंक्रीट फुटिंग इज सपोर्टिंग द कंक्रीट कॉलम, ओके। दिस कंक्रीट फुटिंग इज सपोर्टिंग द कंक्रीट कॉलम, अंडरस्टैंड करना बच्चे। तो जब कॉलम से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है फुटिंग में बच्चे, अगर वो ज़्यादा होगा, व्हाट द फुटिंग कैन रजिस्ट हियर, आर यू गेटिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट दिस कंक्रीट फुटिंग कैन बियर, आंसर 0.45 FC के डिजाइन स्ट्रेस, ये कंक्रीट से बनी है। तो उस केस में बच्चे क्या होता है कि आपका जो कॉलम है ना फुटिंग में पंच हो जाएगा, धस जाएगा वो, और खाली मतलब जितना कॉलम है उतना एरिया नहीं यहाँ पे इसका टियर होगा फुटिंग का, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और क्रिटिकल सेक्शन होता है D/2 पे, टू वे शेयर जिसको हम पंचिंग शेयर भी बोलते हैं। क्रिटिकल सेक्शन इज लाइंग वेयर एट अ डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, राइट। तो ये ध्यान रखना पंचिंग शेयर क्या होता है, ये स्लैब और कॉलम के केस में भी होगा। शैलो बीम्स और डी बीम्स, पहली चीज तो बच्चे शैलो बीम्स, तुम मुंह से बोल रहे हो जिस बीम की डेप्थ कम होगी वो शैलो होगा, जिस बीम की डेप्थ ज्यादा होगी वो डीप होगा। तो यूजुअली व्हेनेवर द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज एक्सीडिंग द 750 mm देन वी आर कॉलिंग इट डीप बीम, और उस केस में हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट, जिसको हम स्किन रिइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। और एज पर IS 456 सिंपली सपोर्टेड बीम को कब आप बोलोगे कि वो डी बीम है, तो बच्चे जब इफेक्टिव लेंथ टू ओवरऑल डेप्थ रेशो, इफेक्टिव लेंथ ओवरऑल डेप्थ रेशो सिंपली सपोर्टेड के लिए अगर ये 2 से कम आएगा देन वी आर कॉलिंग दैट सिंपली सपोर्टेड बीम एज डी बीम। अगर यही इफेक्टिव लेंथ टू ओवरऑल डेप्थ रेशो, अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूस बीम के लिए, अगर ये 2.5 से कम है देन वी हैव द दैट बीम इज नथिंग बट द डी बीम, राइट। नेक्स्ट बच्चे, आप कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं, या किन किन चीज़ों के ऊपर कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बच्चे। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट द टाउ सी, जिसको हम बोलते हैं डिजाइन शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट। ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द सेक्शन। IS 456 में बच्चे आपको टेबल गिवन है, टेबल 2 बेसिस के ऊपर, मतलब टेबल में जो वैल्यूज फ्रेम है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, किस तरह का ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप प्रोवाइड किए और कितना परसेंटेज वाइज आप स्टील दिए हो सेक्शन के अंदर। एक और बच्चे इसमें वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टाउ सी मैक्स, बट द मैक्सिमम शेयर दैट कंक्रीट कैन बियर, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, ओनली डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट है टाउ सी, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज वेल एज परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो this shear strength of concrete is depending on the compressive strength. Yes, higher the compressive strength, higher will be this shear resistance of the concrete, because ये percentage और grade of concrete के ऊपर depend कर रहा है, right? Percentage और tensile steel के ऊपर भी, larger the steel area, greater is the shear strength, right? तो ये कोडल क्वेश्चंस है बेसिकली जो यहाँ पे मैंने फ्रेम किए हैं। अब देखो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि what are the primary functions of the stirrups। stirrups का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये जो आपको दिख रही है ना बच्चे, इनको हम बोलते हैं stirrups। These are nothing but the stirrups, और ये वर्टिकल स्टिरप्स हैं, तो हम इनको जनरली शेयर इन्फोर्समेंट की कैटेगरी में रखते हैं। शेयर इन्फोर्समेंट 2 तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्टिकल स्टिरप्स और इंक्लाइंड स्टिरप्स। हमेशा
वर्टिकल या इंक्लाइंड, ऐसा कभी नहीं होगा कि ना तो वर्टिकल है ना तो इंक्लाइंड और बेंट अप बार दिया हुआ है। तो या तो वर्टिकल स्ट्रेप्स के साथ बेंट अप बार्स होती हैं या इंक्लाइंड स्ट्रेप्स के साथ बेंट अप बार होंगे। बेंट अप बार अकेले कभी भी प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। और बेंट अप बार जो भी आपके पास टोटल डिज़ाइन शेयर फोर्स होगा उसका वो सिर्फ मैक्सिमम 50% ही बियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। ये ध्यान रखना। तो पर्पस क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्ट्रिप्स आर टू रजिस्ट अ पार्ट ऑफ द शेयर। ऑफ कोर्स अगर आप शेयर इन्फोर्समेंट दे रहे हो बच्चे, और ये हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब लोडिंग के कारण जो शेयर स्ट्रेस आता है दिस इज एक्सीडिंग द शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, उस केस में हमें शेयर इन्फोर्समेंट का डिजाइन करना होता है। और तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। सेकंड, टू रजिस्ट द ग्रोथ ऑफ द इंक्लाइंड क्रैक्स एंड इंप्रूव द एग्रीगेट इंटरलॉकिंग। ये जो शेयर इन्फोर्समेंट होती है बच्चे, इसका जो मेन पर्पस होता है टू प्रिवेंट द क्रैक्स, क्रैक आने से रोकना। अगर क्रैक सेक्शन के अंदर है तो उनको वो वाइडेंड होने से रोकेगी, राइट। टू टाई द लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन प्लेस देयर बाय इंक्रीजिंग द डबल एक्शन। ये जो शेयर इन्फोर्समेंट है, ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है ना नीचे वाला, इसको मेन स्टील भी बोलते हैं, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द जो बीम डला हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स या रिइंफोर्समेंट। तो ये स्ट्रिप्स इन बार्स को उनकी पोजीशन में होल्ड करवा के भी रखती है, ये ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट, वाई इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर इन्फोर्समेंट इज लिमिटेड टू 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो बच्चे क्या होता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करोगे स्टिरअप बनाने के लिए, तो उस स्टिरअप को यील्ड करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। अगर ज़्यादा फोर्स सेक्शन के ऊपर लगाते हो तो क्रैक्स बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? यही बेसिकली रीजन दिया हुआ कोड के अंदर। द विड्थ ऑफ शेयर क्रैक इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन द शेयर इन्फोर्समेंट। जितना ज़्यादा स्ट्रेन चाहिए पड़ेगा शेयर इन्फोर्समेंट को यील्ड करवाने के लिए, उतने ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होंगे, उनकी विड्थ ज़्यादा होगी। टू लिमिट द विड्थ ऑफ शेयर क्रैक, स्ट्रेन इन द शेयर इन्फोर्समेंट शैल बी लिमिटेड। टू एंश्योर दिस कोड रिक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन द शेयर इन्फोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इससे ज़्यादा यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपका शेयर इन्फोर्समेंट जल्दी यहाँ पे यील्ड करेगा, एंड दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि आर द बेंट अप बार्स अलोन सेटिस्फैक्ट्री एज शेयर इन्फोर्समेंट। मैं आपको बता दूं कभी भी बेंट अप बार अकेली नहीं होती हैं। नो, बिग नो, पहली चीज तो ये बेंट अप बार्स आर नेवर प्रोवाइडेड अलोन। ये बेंट अप बार है, मेन स्टील को हम बेंड कर रहे होते हैं और कंप्रेशन जोन में हम इनको डाल देते हैं बेंट अप बार्स। और ऐसा नियर टू द सपोर्ट होता है, क्योंकि सपोर्ट पे शेयर ज़्यादा होगा, और अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस बीम है तो सपोर्ट के ऊपर बच्चे आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलता है, हॉगिंग हो रहा होता है, और नेगेटिव टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेन स्टील को बेंड करते हो और कंप्रेशन वाले जोन में डाल देते हो, राइट। और बेंट अप बार मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम 50% जो भी डिजाइन शेयर फोर्स होगा उतना वो बियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। ओके, जस्ट होल्ड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ। देखो बहुत बार ये इंटरव्यू के अंदर पूछा हुआ सवाल है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो बच्चे ये जो लेंथ ऑफ स्टील बार हमें इम्बेड करना होता है कंक्रीट के अंदर, जैसे मान लो ये स्टील बार है और ये पाम मेरा कंक्रीट है, मैंने इसको इम्बेड कर दिया, और समवट हाउ टेंशन इज डेवलपिंग इन द सेक्शन। जैसे बीम होगा, बॉटम में टेंशन होता है, टॉप में कंप्रेशन होता है, और जिस फेस पे टेंशन होता है उसी तरफ हमारा मेन स्टील प्रोवाइड किया जाता है बच्चे। अगर जो स्ट्रेन कंक्रीट में है और जो स्ट्रेन स्टील में है, अगर बच्चे ये सेम नहीं होगा, स्ट्रेन स्टील में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट में कम है, तो यहाँ पे बॉन्ड फेलियर होगा, लूजनिंग ऑफ स्टील बार हो जाएगा। ये हम कभी चाहते नहीं है। तो हम एटलीस्ट इतना लेंथ ऑफ बार इम्बेड करें, असमवट हाउ अगर कोई टेंसाइल नेचर का फोर्स लग रहा होगा तो ये बार मेरा बाहर की तरफ ना आए, उस लेंथ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, LD। फाइन, तो यही चीज़ यहाँ पे फ्रेम किया गया है, अ लेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट embedded in the concrete so that it can develop the stress by bond, it termed as the development length। और ये जो बॉन्ड होता है, ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है ना बच्चे, ये shear स्ट्रेस होता है। ये जो मेरा बॉन्ड स्ट्रेस है वो एक तरह से सरफेस के ऊपर लगने वाला स्ट्रेस है, जिसको हम shear स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। फाइन, नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इंक्रीज फॉर द कंप्रेशन बार। कोड बोलता है कि अगर आपको सेक्शन, ये मान लो कंक्रीट का ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, और ये इसमें स्टील की बार इंबेडेड है, तो कोड बोलता है इट इज इजियर टू पुल द बार रेदर देन टू पुश द बार इनसाइड द सेक्शन। इस बार को सेक्शन के अंदर पुश करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इसको पुल करना। पुल करने के लिए जो भी फोर्स चाहिए पड़ेगा, मान लो आपने 2 टन का लोड लगाया और बार को आपने पुल कर लिया फॉर एग्जांपल, तो 2 टन से ज़्यादा ही लोड चाहिए पड़ेगा अगर आप इस बार को पुश करना चाहते हो सेक्शन के अंदर, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे फ्रेम्ड है बच्चे। और डिजाइन स्ट्रेंथ कंप्रेशन में 25% से बढ़ती है। व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ इन द टेंशन।
देखो, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन इज इंक्रीज बाय द 25%. दिस इज बिकॉज द एंड बियरिंग ऑफ द बार्स हेल्प्स इन रजिस्टिंग द कंप्रेशन. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्रेशन को रजिस्ट करेगा, बार को अंदर जाने से रोकेगा बेसिकली, राइट. आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इज नील बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन ही डेवलप हो रहा है. फाइन, समझिएगा मेरे ख्याल से बात को. और ये डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया, फाइन. अब देखो यहाँ पे कुछ जो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. बाकी देखो बच्चे, आपको जो फाइल है ना, ये एज इट इज़ आपको पैनल के ऊपर मिल जाएगा एज ए डॉक्यूमेंट की फॉर्म में. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पेपर के अंदर, इंटरव्यू के अंदर पूछे जा चुके हैं, ये हमने कवर किया, राइट. व्हाट आर द फ्लेक्सिबल एंड द रिजिड फाउंडेशन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, खासकर IOCL के इंटरव्यू के अंदर, इंडियन ऑयल का जो इंटरव्यू है, राइट. तो बच्चे फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, जो ऑयल स्टोरेज टैंक के नीचे जो फाउंडेशन दिया जाता है वो फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है. जो मेरा हाईवे बन रहा है बच्चे एम्बैंकमेंट में, फिलिंग में, वो फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है. जो रेलवे का एम्बैंकमेंट बन रहा है बच्चे, एम्बैंकमेंट मतलब फिलिंग में, वो भी फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है. लेकिन जो कंक्रीट का मेरा फुटिंग बनता है, RCC फुटिंग, वो रिजिड फाउंडेशन होता है. ये ध्यान रखना. फाइन, ये चीजें यहाँ पे मार्क करी गई हैं बच्चे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पेडेस्टल अंडर कॉलम, व्हाई पेडेस्टल इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द कॉलम. तो बच्चे जो पेडेस्टल होता है, एक तो ये बेरिंग स्ट्रेस को कम करेगा और लोड को भी लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. इसके बहुत सारे पर्पस है. पेडेस्टल, हमें कब पता चलेगा कि हमारा जो कंप्रेशन मेंबर वो पेडेस्टल है. देन ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो अगर 3 के बराबर है, 3 से कम है, देन इट इज पेडेस्टल. अदरवाइज अगर लैम्डा 3 से बड़ा है, देन वी हैव द कॉलम, राइट. और ये देखो पाइल्स क्या होती हैं, आपने देखा भी होगा. पाइल्स एक तरह से डीप फाउंडेशन के अंदर फॉल करती हैं बच्चे. जब हमारे पास सॉइल जो होती है वो लूज सॉइल है, जिसका बीरिंग कैपेसिटी कम है, या जो लोड आ रहा है वो बहुत हैवी लोड है और ग्रेटर डेप्थ पे आपको हैवी लोड को ट्रांसफर करना है, आप पाइलिंग के साथ चलते हो. पाइल बच्चे दो तरह की होती है, एंड बीरिंग पाइल्स और फ्रिक्शन पाइल्स. फ्रिक्शन पाइल को हम फ्लोटिंग पाइल के नाम से भी जानते हैं. ऑल्दो अगर मेरे पास ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको हम एक्सपेंसिव सॉइल के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे बच्चे हम अंडर रिम्ड पाइल के साथ भी चलते हैं, राइट. फाइन. तो पाइल्स कैसे लोड ट्रांसफर करती है बच्चे, दो तरह से पाइल मिट्टी में लोड ट्रांसफर करती है. एक है बाय एंड बीरिंग एक्शन, दूसरा है बाय स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, राइट. व्हाट आर द रिटेनिंग वॉल्स. तो ये देखो, ये रिटेनिंग वॉल्स आपको दिख रही है. रिटेनिंग वॉल्स बच्चे जो नेचुरल स्लोप होता है उसको मेंटेन करने के लिए बनाई. जैसे ये रोड है, रोड के इस तरफ मान लो यहाँ पे कोई पहाड़ टाइप की सिचुएशन है, तो वो पहाड़ से मिट्टी ना गिरे, तो ये रिटेनिंग वॉल बना. अच्छा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे फिलिंग किया होता, रिटेनिंग वॉल बना, मैंने फिलिंग किया बच्चे, और फिलिंग करने के बाद मैंने कोई रोड वगैरह बनाया. जैसे मान लो ये मेरा कोई रिटेनिंग वॉल सेक्शन है, दिस आई हैव अ रिटेनिंग वॉल हेयर. मान लो ये मेरा रिटेनिंग वॉल है. तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फिलिंग कर दी, जिसको मैं बोलता हूँ बैक फिल. और यहाँ पे फिर मेरा रोड बना हुआ है. तो ये फिर मेरा दिस इज माई रिटेनिंग वॉल, दिस इज माई रिटेनिंग वॉल, इसको हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल. अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ बच्चे. नेचुरल स्लोप को मेंटेन करने के लिए जो हम वॉल बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल. तो ये ब्रेस्ट वॉल है, दिस इज ब्रेस्ट वॉल. ये ध्यान रखना, नेचुरल स्लोप को मेंटेन करवाने के लिए ब्रेस्ट वॉल है, और आर्टिफिशियल स्लोप को मेंटेन करवाने के लिए मेरे पास ये रिटेनिंग वॉल है. ये ध्यान रखना, राइट. क्लियर. और रिटेनिंग वॉल के बेस में शेयर की क्यों दी जाती है बच्चे, जब हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो शेयर में सेफ ना हो, स्लाइडिंग में सेफ ना हो, तो हम शेयर की देते हैं बेस में बच्चे, राइट. फॉर्म वर्क क्या होता है, फॉर्म वर्क एक तरह से टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो दिया जाता है कंक्रीट की पोरिंग करने के लिए, चाहे वो कॉलम के लिए फॉर्म वर्क है, बीम के लिए फॉर्म वर्क है, स्लैब के लिए फॉर्म वर्क है, राइट. सो ये कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो बच्चे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में बैठने वाले बच्चे, चाहे UK PSC का इंटरव्यू है, MP PSC का इंटरव्यू है, या आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, HP PSC के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हरियाणा पब्लिक सर्विस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट का अगर बच्चे आपका इंटरव्यू है, या आप किसी PSU के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन हर सेक्शन के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी पूछे भी हुए हैं, राइट. तो इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सिविल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी सीरीज बच्चे हमने स्टार्ट करी है. तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा BMCT के ऊपर. तो स्टे ट्यून्ड. अगर आपको कोई क्वेरी होगा बच्चे, कोई डाउट होगा, आप कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.